हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे हम लोग थ्योरी वाइज आपका जो यूनिट दिया गया है माध्यमिक आचार्य के सिलेबस में, उसको थ्योरी कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवा ही जा रहा है, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सोशियोलॉजी के उन सभी को आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी टीआरडी 4.2, यूपी पीजीटी और झारखंड माध्यमिक आचार्य तीनों को एग्ज़ाम को उसका सिलेबस को लेकर क्लासेस को कर रहे हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे अगर आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरडी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। प्लस आपको पेपर 1 जीके जीएस का भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। टेलीग्राम में क्या होगा कि जब आप थ्योरी क्लास को कवर कीजिएगा, पढ़िएगा, तो टेलीग्राम में आपको टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आप लोगों का एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस होते हुए चलेगा। तो आज का जो क्लास है इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 2 में आपका एक टॉपिक दिया गया विचलन या फिर सामाजिक विचलन हम कह सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, कोई भी समाज को जब सुचारू रूप से सही ढंग से चलाना होता है तो समाज के अंतर्गत हमको बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारा रीति रिवाज हो गया, परंपरा हो गया, हमारे धर्म, मानदंड, जाति, ये सभी चीज़ें समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, जो कि क्या करता है, समाज को सुचारू रूप से चलाता है। तो इसी प्रकार से समाज की व्यवस्था बनी रहती है, उसके अंतर्गत एक अनुरूपता रहता है। लेकिन जब इसी व्यवस्था में, इन सभी चीज़ों में जब हमें कोई विखंडन देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक विचलन या फिर सामाजिक विखंडन कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारे सभी मानदंड है, हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसका जब हम सही प्रकार से पालन नहीं करते हैं तो वही सामाजिक विचलन या फिर सामाजिक विखंडन होता है। दोनों का ही नाम एक ही है। ठीक है, सामाजिक विचलन या फिर आप लोग इसको विखंडन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हुए चलेंगे कि विभिन्न थिंकर्स ने इसके संदर्भ में क्या क्या बातें की हैं। जो आप लोग खुद से जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग अपने साथ कॉपी और पेन निकाल के रखिए। तो देखिए, क्या बोला जा रहा है कि जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित आदर्शों, नियमों से हट जाता है, समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, उनसे जब हट जाता है तो उसका पालन नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिक विखंडन या विचलन करता है। और पूरा जिस समाज के अंतर्गत रह के जब वो करता है तो वो फिर क्या हो जाता है, सामाजिक विचलन या फिर सामाजिक विखंडन होता है। जैसे देखिए, समाज के अंतर्गत व्यक्ति को बोला जाता है, उसका सामाजिकरण करने की सारी प्रक्रियाओं को किया जाता है। लेकिन सामाजिकरण करने के साथ साथ जो ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे आपको किसी प्रकार का अपराध ना देखना मिले, बाल अपराध ना देखना मिले, जो कुछ गलत चीज़ें हैं जैसे मद्यपान हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ना देखने को मिले, आत्महत्या, वेश्यावृत्ति, ये समाज के अंतर्गत विद्यमान रहता है। तो क्या किसी व्यक्ति को सिखाया जाता है, बोला जाता है कि तुम इन सभी चीज़ों को, समाज ये सब विखंडन को अपनाओ? लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या होता है, सीख लेता है या फिर उसको कोई उसकी जो बेसिक नीड है उसकी जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उसका ध्यान जाता है। तो देखिए, इमानुएल दुर्खिम ने इसे सर्वप्रथम विसंगति या एनोमी कहा था। क्या कहा था? ये जो सामाजिक विचलन है इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इमानुएल दुर्खिम ने। इमानुएल दुर्खिम ने सर्वप्रथम इसको क्या कहा था? तो विसंगति या फिर एनोमी, विसंगति
या फिर एनोमी कहा था। ठीक है, और आज की क्लास आप लोगों को लेट मिल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण क्लास को अपलोड नहीं हो पा रहा था, नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए आपको क्लास थोड़ा लेट मिल जाएगी आज। तो इसके संदर्भ में विभिन्न थिंकर ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे देखिए, जॉनसन महोदय बोलते हैं जो विफलगामी व्यवहार, जो कि एक ऐसा व्यवहार जो उस मानदंडों का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख हो, या फिर जानबूझकर उसके द्वारा जो गलत काम किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। थियोडर्सन बोलते हैं कि विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है, यानी विपरीत है। सामाजिक जो मानदंड है, समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का एक मानदंड है, आपको बोला जाता है, आप बचपन से इस चीज़ों को सीखे आ रहे थे, आपको सिखाया जाता है कि आपके घर में जो बड़े आए हैं तो उनको आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम बोलना चाहिए। तो ये एक बार आपको इसका मानदंड को आपको सिखाया गया है। ठीक है, और इसको आप अगर फॉलो नहीं करते हैं, आप बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, सामाजिक विचलन कहलाएगा, आपका पर्सनल व्यक्तिगत विचलन कहलाएगा। ठीक है, जो विचलन को हम कह सकते हैं, विचलन किसका है, तो मेनली ये अपराध से रिलेटेड है। इसका एक रूप क्या है, तो अपराध से रिलेटेड है। तो जिसके लिए दुर्खिम बोलते हैं कि अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। ठीक है, जब इमानुएल दुर्खिम ने विसंगति या एनोमी शब्द का प्रयोग किया था, तब वे बोलते हैं कि अपराध क्या है, तो अपरिहार्य है। ठीक है, इनकी परिभाषा है, अपराध जो है वो अपरिहार्य है, यानी समाज के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलेगी ही। ठीक है, समाज के अंतर्गत रहता ही है, एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। एक सामान्य पहलू उन्होंने माना है, क्योंकि ऐसा कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे आपको अपराध ना देखने को मिले, कोई ना कोई अपराध समाज के अंतर्गत देखने को मिलता ही, इसलिए उन्होंने इसको सामान्य पहलू माना है। वहीं आपके इलियट और मेरिल बोलते हैं कि अपराध समाज विरोधी व्यवहार है। ठीक है, समाज के अंतर्गत जो हमारा व्यवहार है, जब हम उसके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो यानी कि अपराध जो है वो समाज विरोधी व्यवहार है, जो कि समूह द्वारा अस्वीकृत है। जो हम जिस समूह के सदस्य होते हैं, जिस समुदाय के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा यह अस्वीकृत किया जाता है, जिसके लिए समूह क्या करता है, दंड भी निर्धारित करता है। समूह क्या बोलता है, दंड भी निर्धारित करता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए दंड भी निर्धारित करता है। तो एक और थिंकर है लैंडिस, वे बोलते हैं कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है। लैंडिस क्या बोलते हैं कि अपराध वह चीज है जो क्या किया जाता है, राज्य ने क्या बोला है कि सामूहिक कल्याण के लिए, व्यक्तियों के सामूहिक कल्याण में अगर कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, तो वो समाज के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। इसकी बात करते हैं, जिसकी कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में निहित होती है। देखिए, दुर्खिम बोलते हैं सामान्य पहलू है, जीवन का सामान्य पहलू है। इलियट और मेरिल बोलते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार है। इलियट और मेरिल क्या बोलते हैं, समाज विरोधी व्यवहार है। लैंडिस बोलते हैं कि अपराध वह क्रिया है जैसे राज्य का बात कौन कर रहे हैं, तो लैंडिस ये सब कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। वहीं एक और थिंकर है मावरट, वो बोलते हैं कि अपराध सामाजिक मानदंडों, यानी मानदंड का मतलब क्या होता है, कानून, समाज का जो कानून, एक कानून बनाया गया है। ठीक है, कि उसके तहत हर समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में ही दिखे, तो स्कूल का एक रूल रेगुलेशन होता है कि इतने बजे घंटी लगेगी, इतना बजे से पीरियड स्टार्ट होगा। तो अगर स्कूल के अंतर्गत जो टीचर हैं या स्टूडेंट है वो एक दूसरे को सम्मान ना करे, अपना मन मर्जी करे, तो क्या स्कूल सही प्रकार से चलेगा, नहीं चलेगा। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत भी विभिन्न मानदंड, यानी विभिन्न कानून, विभिन्न रूल्स बनाए गए। ठीक है, एक और थिंकर रेडक्लिफ ब्राउन, वे बोलते हैं कि अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अब क्या बोल रहे हैं कि अपराध वो आचरण है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दंड का समाज के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। ये विभिन्न थिंकर्स के द्वारा इसके संदर्भ में बात की गई है। और मॉर्टन एवं हर्ड बोलते हैं कि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार न करना विचलन है। हमारा जो सामाजिक मानदंड है उसके अनुरूप हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं,
हैं, ये कौन बोल रहे हैं? मॉर्टन एवं हंट बोल रहे हैं। थियोडोरसन बोलते हैं कि विचलन सामाजिक मानदंडों के प्रति विसंगति है। विचलन क्या है? जो हमारे सामाजिक मानदंड है उसके प्रति विसंगति है। रॉबर्ट बेल बोलते हैं कि समाज में औसत व्यवहार से भिन्नता प्रकट करना विचलन है। रॉबर्ट बेल क्या बोल रहे हैं कि समाज के अंतर्गत जो हमारा औसत व्यवहार है, जैसे एक किसी भी सभ्य मनुष्य से, किसी भी एक सामाजिक व्यक्ति से जो आशा की जाती है कि वो समाज के अंतर्गत जो व्यवहार करेगा एकदम मिनिमम, उससे भी अगर कोई नीचे का काम करता है तो वो क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो विभिन्न थिंकर्स की जब हम लोग परिभाषाओं को पढ़े तो परिभाषाओं के पढ़ने के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि सामाजिक विचलन की विशेषताएं क्या क्या हैं बताइए। ठीक है, विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से हम लोग इसकी विशेषता को देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि कोई भी समाज विचलन मुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? पहला कि कोई भी समाज विचलन मुक्त नहीं होता। और ये ऐसा किसने बोला है? तो दुर्खिम ने बोला है। किसने? तो दुर्खिम ने बोला है कि प्रत्येक समाज में विचलन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि विचलन समाज सापेक्षिक होता है, यानी समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। विचलन क्या होता है? तो समाज सापेक्षिक होता है, यानी समाज के अंतर्गत हमें प्रत्येक समाज में यह देखने को मिलता है। ठीक है, विचलन समय सापेक्षिक होता है, लेकिन हाँ समाज सापेक्षिक भी होता है और आपका समय सापेक्षिक भी होता है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कोई समाज में, जैसे अगर हिंदू समाज की बात की जाए तो इसमें बहु विवाह इसको अपराध माना जाता है कि एक पुरुष अगर एक स्त्री से अधिक विवाह करता है तो वो अपराध है। लेकिन वहीं अगर आप मुस्लिम समाज में जाइए तो वहाँ पे एक से अधिक विवाह का प्रचलन है। आप जनजातीय समाजों में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि एक से अधिक वहाँ पे विवाह होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विचलन क्या होता है? तो ये समाज सापेक्षिक होता है। किसी समाज में कोई अलग रूल हो जाता है तो किसी समाज में कोई अलग रूल हो जाता है। जैसे तलाक की जो प्रथा है हमारे भारतीय समाज में बहुत उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि विवाह जो है ये एक धार्मिक संस्कार है। लेकिन वही आप विदेशों के समाज में चल जाए, विदेशों में चल जाए तो वहाँ पर डाइवोर्स वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मैरिज रहता है, लोग आराम से रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये समाज सापेक्षिक है, साथ ही साथ ये समय सापेक्षिक भी है। क्या है? तो समय सापेक्षिक, समय की जो मांग होती है उसके अनुरूप भी हमें सोसाइटी के अंतर्गत कोई समय में कुछ अपराध है तो कोई समय में कोई अपराध नहीं है। जैसे देखिए कि जो सती प्रथा था, तो सती प्रथा जब स्टार्ट हुआ होगा आप उस समय को सोचिए कि उसमें क्या बोला गया था कि जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो अपने पति के साथ आत्मदाह कर लेगी। तो उस समय वो मतलब वो गलत काम नहीं था, वो मतलब अच्छा माना जाता था कि जो स्त्री है वो अपने पति के साथ अगर वैसा होता है तो वो फिर वो भी अपना आत्मदाह कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंज हुआ तो जो स्त्री थी वो नहीं चाहती थी सती होने के लिए, तो फिर धीरे धीरे उसको अपराध के श्रेणी में लाया गया। तो समय अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हुई। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, तो बाल विवाह का प्रचलन था। 4 साल 5 साल 2.5 साल में शादी हो जाता था। लेकिन फिर क्या होगा, वो एक समय की बात है। लेकिन अभी वर्तमान समय में आप किसी का 18 से अगर नीचे शादी होता है तो वो क्या होगा, वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, वो सामाजिक विचलन की श्रेणी में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक विचलन है ये समय सापेक्षिक भी है। ठीक है, विचलन भी सामान्य एवं गंभीर हो सकता है। ठीक है, विचलन क्या है, सामान्य भी हो सकता है, कोई नॉर्मल कोई हुआ, और कभी कभी गंभीर चीज़ें भी हमें समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो गंभीर समस्याएं हुए, दहेज प्रताड़ना हो गया, ये सब चीज़ें भी हमको देखने मिलती है। वहीं आप समझ सकते हैं चोरी, जो छोटा मोटा चोरी किया वो सामान्य श्रेणी में आएगा। ठीक है, और विचलन जो है मेनली क्या है, तो ये समाज के लिए हानिकारक है। मूल इसका सार यही है कि विचलन क्या है, अगर तो वो है समाज के लिए हानिकारक। क्या है, तो समाज के लिए हानिकारक। ठीक है, तो आप इसकी जो
परिभाषाएं हैं उसके माध्यम से आप इसकी विशेषताओं को निकाल सकते हैं और आपको ये विशेषता अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है आपका विचलन के सिद्धांतों को। तो एक एक करके हम लोग सिद्धांतों को देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विचलन के सिद्धांत। विचलन के विभिन्न सिद्धांतों को हम लोग देखते हुए जाएंगे। विचलन के सिद्धांत, इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विचलन के सिद्धांतों की बात की जाए तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है शास्त्रीय या सुखवादी सिद्धांत। शास्त्रीय या सुखवादी सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय या सुखवादी जो सिद्धांत है ये आपका किनके द्वारा दिया गया है? तो आपका इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी समाज के अंतर्गत अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद उनको क्या होता है, तो सुख की प्राप्ति होती है। वो अपना सुख के प्राप्ति के कारण कोई सामाजिक अपराध करते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए अपराध करते हैं। किसके लिए? तो सुख की प्राप्ति के लिए। इसमें कौन कौन आ जाएंगे आपके? वेंथम, उसके बाद बेकेरिया, ये सब थिंकर है, ठीक है। वेंथम, बेकेरिया और आपके क्यूरबैंक आ जाएंगे, क्यूरबैंक, ठीक है। वो सब क्या बोलते हैं कि अपराध ये क्या है, तो ये शास्त्रीय है और ये किस लिए किया जाता है, तो ये सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो सुख की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अपराध सुख की प्राप्ति के लिए किया गया अपराध होता है। नेक्स्ट है आपका जैविकीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है आपका? जैविकीय सिद्धांत। नेक्स्ट है जैविकीय सिद्धांत, यानी कि अपराध जो होता है वो जन्मजात होता है, जन्म से रिलेटेड होता है। क्लासिकल ये जो सिद्धांत, सुखवादी सिद्धांत है, ये कब दिया गया था? तो 1764 में दिया गया था, ठीक है। और जैविकीय सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1876 में दिया गया था, ठीक है। और कौन दिए थे? तो लोम्ब्रोसो, ठीक है। कौन? लोम्ब्रोसो। इसलिए वे बोलते हैं, उनका ये महत्वपूर्ण कथन है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से ही उनका अपराध लिखा हुआ होता है, ठीक है। अपराधी जन्मजात होते हैं, ऐसा किस में बोला जाता है? तो जैविकीय सिद्धांत के अंतर्गत। थर्ड है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना के आधार पर शारीरिक रचना सिद्धांत। शारीरिक रचना सिद्धांत ये कब दिया गया था? तो 1940 में दिया गया था सेल्डन के द्वारा। इसमें बोला गया था कि मनुष्य की जो शारीरिक रचना है, जैसे इनके द्वारा बोला गया कि जिनका कद काठी बहुत ऊंचा, मतलब लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, सुडौल होते हैं, वो लोग अपराध ज़्यादा देखने को मिलता है दुबले पतले इंसान की तुलना में, ठीक है। ऐसा इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी गोडार्ड के द्वारा। इनके द्वारा 1919 में दिया गया था, हेनरी गोडार्ड जी के द्वारा। किनके द्वारा? तो हेनरी गोडार्ड के द्वारा। फिफ्थ नंबर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कब दिया गया है? तो 1955 में। कब? 1955 में सिगमंड फ्राइड जी के द्वारा। सिगमंड
सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट है भौगोलिक सिद्धांत। भौगोलिक सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो 1904 में मॉन्टेस्क्यू क्वेटलेट के द्वारा। मतलब पर्यावरण इसमें बोला जाता है कि जो कुछ ऐसे पर्यावरण कारण है जिसके कारण अपराध होता है। भौगोलिक सिद्धांत ये दिया गया है आपका मॉन्टेस्क्यू क्वेटलेट के द्वारा। मॉन्टेस्क्यू क्वेटलेट के द्वारा। देखिए कितने सारे आपके थिंकर्स निकल के आ रहे हैं, कितने सारे सिद्धांत हैं, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो एकदम कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल आपको पेड नोट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन जैसे ना छूटे। ठीक है, तो भौगोलिक सिद्धांत क्या किनके द्वारा दिया गया है? तो मॉन्टेस्क्यू क्वेटलेट के द्वारा। नेक्स्ट है उप संस्कृति सिद्धांत। क्या है? उप संस्कृति सिद्धांत। पहले इसको मैं मिटा लेती हूँ ताकि लिखने में आप लोग। नेक्स्ट है उप संस्कृति सिद्धांत। 7 नंबर क्या है? उप संस्कृति सिद्धांत। उप संस्कृति सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो कोहेन के द्वारा। 1955 में कोहेन जी के द्वारा। किनके द्वारा? कोहेन के द्वारा उप संस्कृति सिद्धांत। उप संस्कृति सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि देखिए हमारे समाज के अंतर्गत जो हमारी संस्कृति है, धर्म है, हमारा पहनावा है, हमारे वस्त्र है, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लंबा केस रख लेते हैं, भड़कालू ड्रेस पहन लेते हैं, ठीक है, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मस्त रहते हैं अपने में, मतलब जो हिप्पी संस्कृति के मेनली जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसको आप उप संस्कृति सिद्धांत के साथ जोड़कर समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लेवलिंग सिद्धांत। क्या है? लेवलिंग। क्या तो नेक्स्ट है आपका? तो लेवलिंग सिद्धांत। लेवलिंग सिद्धांत मतलब लेवल लग जाना, ठीक है, कि किसी के ऊपर कोई लेबल, मतलब अपराध का जब लेबल लग जाता है तो वो लेवलिंग सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका लेवलिंग सिद्धांत कहलाता है। ये किनके द्वारा दिया गया था? तो 1963 में हार्वर्ड बेकर के द्वारा। किनके द्वारा? तो हार्वर्ड बेकर के द्वारा दिया गया था लेवलिंग सिद्धांत। फिर आपके जैसे सदरलैंड आपका लोम्ब्रोसो ने क्या बोला था कि अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, उसी प्रकार से एक सिद्धांत आपका है संपर्क सिद्धांत। विभिन्न संपर्क सिद्धांत। क्या है? विभिन्न संपर्क सिद्धांत। क्या है? विभिन्न संपर्क सिद्धांत। ये कब दिया गया है? तो 1939 में दिया गया है, और ये किनके द्वारा? तो सदरलैंड के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी जो कथन इसके संदर्भ में बात की है कि अपराध क्या है? तो सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार किसने कहा है, तो वो सदरलैंड हो जाएगा। अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। ये विभिन्न संपर्क सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका विभिन्न अवसर सिद्धांत। विभिन्न अवसर सिद्धांत। विभिन्न अवसर सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो क्लोवार्ड और ऑलहिसिन के द्वारा। क्लोवार्ड और ऑलहिसिन के द्वारा। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई, क्लास के शुरुआत में मुझे बताना चाहिए था कि मैंने जो इसके प्रीवियस क्लास में आपसे पूछा था कि हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था और विशेष विवाह अधिनियम कब बना था, तो जो सबसे पहले आंसर दिए हैं उनका नाम सत्येंद्र है, फिर कविता जी ने आंसर दिया है। तो सत्येंद्र जी का मैसेज को मैं पिन कर दी हूँ, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देने के लिए, इससे आप लोगों का भी जागरूकता होगा। ठीक है, फिर ये तो सभी आप लोग थिंकर्स को पढ़ लिए।
अब एक और थिंकर जो इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका सामाजिक विचलन सिद्धांत के अंतर्गत एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मर्टन का एनोमी थ्योरी। किनका? तो मर्टन का, रॉबर्ट किंग मर्टन का। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। किनका? तो रॉबर्ट किंग मर्टन की एनोमी थ्योरी को। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन की एनोमी थ्योरी को। ठीक है, आर के मर्टन के एनोमी थ्योरी को। एनोमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो इमानुएल दुर्खिम जी के द्वारा किया था। तो इस सिद्धांत को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो अपराधी व्यवहार है उसका वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है और किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किए हैं वो लोम्ब्रोसो किए हैं। वो 4 आधारों पर करते हैं। क्या क्या? तो जन्मजात, पागल, आवेग युक्त और आकस्मिक, ये विचलन के संदर्भ में उन्होंने बात की थी, अपराध के संदर्भ में। और एक और थिंकर है हेज। उनके अनुसार जो अपराधी व्यवहार है वो भी 4 प्रकार के बारे में बताते हैं। क्या क्या है? तो प्रथम अपराधी, आकस्मिक अपराधी, आपका आदतन अपराधी, मतलब आदत से जो लाचार है, और एक पेशावर अपराधी, मतलब जिसका पेशा है, रोजगार का साधन है जिसका अपराध का वो। अब हम लोग देखते हैं कि मर्टन का आपका एनोमी थ्योरी। तो मर्टन ने अपने जो एनोमी सिद्धांत है वो किस में दी थी? तो इनकी जो पुस्तक थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इनकी बुक का नाम क्या है? तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने अपने एनोमी सिद्धांत को दिए थे। और आज का आप लोग का होमवर्क है कि मुझे इसका ईयर बताइए, इसका प्रकाशन का ईयर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कब है। और मैं याद से कल जो जिनका नाम सबसे पहले आएगा उनका नाम लूँगी और साथ ही साथ उनके मैसेज को भी पिन करूँगी। तो आप लोगों को बताना है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक की रचना कब की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने रॉबर्ट किंग मर्टन ने जो अपना एनोमी सिद्धांत दिया था तो इसमें उन्होंने अमेरिका समाज के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, जहाँ पे इमानुएल दुर्खिम बोलते हैं कि समाज क्या है? समाज को एक सामूहिक चेतना मानते हैं कि समाज क्या है? तो ये एक सामूहिक चेतना है। वही मर्टन इसको सांस्कृतिक लक्ष्य मानते हैं और संस्थागत साधन के अनुरूप मानते हैं। और जब इस सांस्कृतिक लक्ष्य और हमारा जो संस्थागत साधन के बीच अगर कोई असंतुलन होता है तो हमें विचलन की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसा किनके द्वारा बोला गया है? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा बोला गया। तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने जो अपनी थ्योरी दी है तो उसमें उन्होंने बताया है, देखिए क्या क्या है। सबसे पहला वो बोलते हैं परिस्थितियां। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे हो गया परिस्थितियां, ठीक है। फिर है सांस्कृतिक लक्ष्य, फिर है संस्थागत साधन, फिर है उदाहरण। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से उनकी इस जो एनोमी सिद्धांत है इसको समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कैसे इसके संदर्भ में बात की है। तो देखिए परिस्थितियां जैसे अनुकूलन, क्या हो गया? अनुकूलन, ठीक है। तो मान लीजिए इसको पकड़िए कि आप एग्जाम देना है आपको, ठीक है। जैसे झारखंड माध्यमिक आचार्य का आपको एग्जाम देना है, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्जाम देने के लिए आपका लक्ष्य क्या होगा कि आपको एग्जाम को पास करना है, ठीक है। एग्जाम को आपको पास करना है, इसके लिए आपका जो संस्थागत साधन हुआ है एग्जाम को पास करना, यानी आपका ये लक्ष्य हो गया, जिसको कि हम लोग प्लस के माध्यम से समझ सकते हैं, पॉजिटिव।
इसके लिए आपका संस्थागत लक्ष्य हो गया कि आप बुक का माध्यम लिए, यूट्यूब का माध्यम लिए, पेड ग्रुप से ज्वाइन हुए, ताकि आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। तो यानी कि आपका जो संस्थागत लक्ष्य है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जब आप क्या करते हैं, उचित साधनों का प्रयोग करते हैं, जब उचित साधन का प्रयोग करेंगे तो आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। आपकी मेहनत रहेगी तो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, आप एग्ज़ाम को पास कर चलिएगा। नेक्स्ट है नवाचार। नवाचार में क्या बोला जा रहा है कि नकल करना, इसको उदाहरण के रूप में हम कर समझ सकते हैं, नकल करना। जैसे आपका सांस्कृतिक लक्ष्य तो पॉजिटिव है कि आपको झारखंड माध्यमिक आचार्य का शिक्षक बनना है, पीजीटी का आपको टीचर बनना है, ठीक है। लेकिन आपका जो संस्थागत लक्ष्य है, साधन है, जिस साधन का यूज़ करके आप मतलब कीजिएगा, उसमें आप चोरी करना, नकल करना, ये सभी चीज़ें करते हैं, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, संस्थागत आपका जो साधन है वो सही नहीं है। तो ये हो गया नकल करना नवाचार के अंतर्गत। तीसरा है आपका संस्कारिता या फिर कर्मकांडीय। जैसे हो गया जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या सरकारी नौकरी जो करते हैं, तो वो तो एक पोस्ट पे गए हैं, उनको तो एक पोस्ट दिया गया है उनको कि इस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है, तो उनका जो लक्ष्य है वो अपना लक्ष्य को सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए वो उनको जो जो चाहिए, मान लीजिए घूस चाहिए तो वो घूस ले रहे हैं, ठीक है, साधन अपना ही जुटा ले रहे हैं। उनको जिस चीज़ के सरकारी नौकरी बने हैं तो उसके लिए जो भी साधन है उनको चाहिए कि हाँ हमको पैसा दो, लेकिन उनका जो कर्तव्य है कि सरकार, जो कोई व्यक्ति आया है, किसी को आवासीय बनाना है, किसी को आधार कार्ड बनाना है, तो ठीक है हेल्प कर देते, मदद करते, वो अपना काम को सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य, वो लक्ष्य अपना पूरा नहीं कर रहे, साधन जुटा ले रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, वो पैसा जुटा ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्यावर्तन या जिसको पलायन भी बोला जाता है, ठीक है, पलायनवादिता जिसको भी बोला जाता है। इसको हम समझ सकते हैं मादक द्रव्य व्यसनी के द्वारा, जो शराब का सेवन करते हैं उनके साथ हम उसको समझ सकते हैं कि ना ही उनका कोई लक्ष्य होता है समाज के अंतर्गत, समाज के साथ तो वो विचलन कर रहे, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और वो जो साधन भी है, ठीक है, उसको भी वो गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मादक द्रव्य व्यसनी का समाज के अंतर्गत कोई भी प्रत्यावर्तन है ही नहीं, वो समाज के अंतर्गत वो हर चीज़ उनका नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें दोनों ही आपका नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विद्रोही, जो उप संस्कृति को हम लोग समझे, जैसे हिप्पी संस्कृति के हैं, जो विद्रोही होते हैं उनका लक्ष्य भी वो अपना प्राप्त करने के लिए कि समाज के अंतर्गत जो व्यवहार है उसको हम लोग अलग प्रवृत्ति को मानेंगे, वही उनका लक्ष्य रहता है। इसके लिए वो जो जो साधनों का जरूरत पड़ता है, जो उनका कल्चर का जरूरत पड़ता है, उसको अपनाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत आपका हिप्पी संस्कृति या फिर जो आतंकवादी हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इनका रॉबर्ट किंग मॉर्टन का एनोमिस सिद्धांत। और आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।